भारत के पूर्वोत्तर राज्यों और पश्चिम बंगाल के हिस्से शामिल करके ग्रेटर बांग्लादेश का सपना देखने वाले बांग्लादेश के स्टूडेंट लीडर ओस्मान हादी की मौत के बाद पूरा बांग्लादेश कट्टरपंथी हिंसा की आग में झुलस उठा है। ओस्मान हादी को अननोन गनमैन ने गोली मारी थी, जिसके बाद से ब्रेन डेड ओस्मान हादी को 18 दिसंबर को डेड डिक्लेयर किया गया। मीडिया हाउसेस से लेकर शेख मुजीबुर रहमान के घर और भारतीय दूतावास तक हर जगह तोड़फोड़ और आगजनी की गई। सवाल यह है कि क्या ओस्मान हादी का प्रभाव इतना ज्यादा था कि खुद को एजुकेटेड और सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव बताने वाले अंतरिम नेता मोहम्मद यूनुस भी कट्टरपंथी भीड़ को देश जलाने से नहीं रोक पाए। और यह सब कुछ 12 फरवरी को होने वाले राष्ट्रीय चुनावों से ठीक पहले हो रहा है। शरीफ ओस्मान हादी का चेहरा 2024 की छात्र नेतृत्व वाली जुलाई क्रांति के दौरान उभरा, जिसने तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना के सत्ता से हटने में भूमिका निभाई। इसके बाद हादी ने इनकलाब मंचो नामक युवा संगठन की स्थापना की। गोली लगने के समय वो इनकलाब मंच का प्रवक्ता था। यह मंच खुद को रेवोल्यूशनरी कल्चरल प्लेटफॉर्म कहता है, लेकिन इसकी सोच खुलकर भारत विरोधी और रजीम चेंज की रही है। ओस्मान हादी आगामी चुनावों में ढाका 8 सीट से निर्दलीय उम्मीदवार बनने वाले थे, लेकिन 12 दिसंबर को मोटरसाइकिल सवार अज्ञात हमलावरों ने उन्हें गोली मार दी। इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया गया, जहां 18 दिसंबर 2025 को उनकी मौत हो गई। जैसे ही मौत की खबर आई, बांग्लादेश में हिंसा और अराजकता फैल गई। भारत विरोधी भावनाएं खुलकर सड़कों पर उतर आईं। ढाका के करवान बाजार में स्थित प्रमुख मीडिया हाउस प्रथम आलो और द डेली स्टार पर हमला कर उनके दफ्तरों को आग के हवाले कर दिया गया, जबकि अंदर पत्रकार फंसे हुए थे। भीड़ का आक्रोश इतना था कि किसी की जान की परवाह नहीं की गई। यह गुस्सा केवल देखिए ओस्मान हादी की मौत तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें गहराई से भारत विरोधी नफरत भी घुल चुकी थी। प्रथम आलो, जो बांग्लादेश का सबसे बड़ा बांग्ला दैनिक है, उस पर प्रो इंडिया, एंटी इस्लामिक और आवामी लीग समर्थक होने के आरोप लगते रहे हैं। शेख हसीना के भारत में शरण लेने के बाद इसकी कथित भारत निकटता के कारण इसे निशाना बनाया गया। हालांकि इसी अखबार ने अल्पसंख्यक अधिकारों पर कई लेख भी प्रकाशित किए हैं। दूसरी ओर द डेली स्टार बांग्लादेश का प्रमुख अंग्रेजी अखबार भी भारत के पक्ष में झुकाव रखने के आरोपों के चलते हमले का शिकार हुआ। इसकी रिपोर्टिंग में अल्पसंख्यक मुद्दों और इस्लामिक राजनीति पर चर्चा शामिल रही है। और इसी वैंडलिज्म के चलते फिलहाल द डेली स्टार को टेम्पररी अपने काम को सस्पेंड करना पड़ रहा है। इसके अलावा न्यू एज अखबार के वरिष्ठ पत्रकार नूरुल कबीर को भी कट्टरपंथी भीड़ ने परेशान किया और उन पर हमला किया गया। हालात देखिए यही नहीं रुके। ढाका के धान मंडी 32 में स्थित बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के पैतृक घर को तोड़कर आग लगा दी गई। चटगांव स्थित भारतीय सहायक उच्चायोग के कार्यालय और आवास पर पथराव हुआ। ढाका, राजशाही और खुलना में भारतीय हाईकमीशन के दफ्तरों को निशाना बनाने की कोशिश की गई, जिसके बाद भारत को राजशाही और खुलना के 2 वीजा सेंटर बंद करने पड़ गए। वैसे आपको बता दें कि बांग्लादेश स्थित भारतीय दूतावास को टारगेट करने के लिए इस्लामिस्ट मॉब द्वारा पहले भी भड़काऊ बयानबाजी, रैलियां और तोड़फोड़ शुरू हो गई थी, लेकिन यूनुस सरकार द्वारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद अब सिचुएशन इतने आगे बढ़ चुकी है। इसी बीच मेमनसिंह जिले से एक और दिल दहलाने वाली खबर सामने आई, जहां एक हिंदू युवक दीपू चंद्रदास को कथित ईश निंदा के आरोप में इस्लामी कट्टरपंथियों की भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला और शव को पेड़ से बांध कर जला दिया गया। अब सोचिए कि जब यह विरोध एक अननोन गनमैन के द्वारा ओस्मान हादी को मारे जाने का हो रहा है, तो विरोध यूनुस सरकार की कानून व्यवस्था का होना चाहिए, लेकिन इस विरोध में मारा जा रहा है हिंदू, क्योंकि हर कट्टरपंथी भाईजान का अंतिम दुश्मन हिंदू ही है। इसी तरह कल रात चयनौत संस्कृति भवन, जो कि ढाका स्थित एक इंडियन आर्ट को प्रमोट करता कल्चरल सेंटर है, वहां भी अटैक, लूटपाट और तोड़फोड़ हुई, जिसकी तस्वीरें आप यहां देख सकते हैं। यानी जुलाई में हुए छात्र आंदोलन, आगजनी और अराजकता का वही पैटर्न एक बार फिर दोहराया जा रहा है। फर्क बस इतना है कि अब सत्ता में मोहम्मद यूनुस है, लेकिन कट्टरपंथियों पर सख्त कार्रवाई करने के बजाय वे उस्मान हादी की मौत को इररिपेयरेबल लॉस बता रहे हैं और उसे मार्टियर डिक्लेयर करते हैं। और करे भी क्यों ना, भले ही ओस्मान हादी को गोली लगना यूनुस की विफलता है, लेकिन बांग्लादेश में फैली इस अराजकता के सबसे बड़े बेनिफिशियरी मोहम्मद यूनुस ही होंगे, क्योंकि हिंसा मतलब चुनाव का टलना और चुनाव टलने का अर्थ
यूनुस का कार्यकाल का बढ़ना। शायद इसलिए यूनुस ने 19 दिसंबर को जुम्मे की नमाज के बाद पूरे देश में हादी के लिए विशेष दुआओं का आदेश दिया गया है और 20 दिसंबर को राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया गया। अब आपको तो पता ही है कि फ्राइडे प्रेयर्स के बाद क्या होता है। कश्मीर से लेकर दिल्ली, यूपी और पश्चिम बंगाल में हमने देखा है कि कैसे फ्राइडे प्रेयर के बाद कट्टर भाईजान कैसे वायलेंस को ऑर्गेनाइज करता है, और बांग्लादेश का भाईजान भी कुछ अलग नहीं है और यूनुस वही चाहते हैं जो भाईजान करने चला है। इसलिए सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या एक अंतरिम सरकार का काम देश को संभालना होता है या कट्टरपंथियों को नैतिक वैधता देना? लेकिन कोई भी पीस लविंग ग्लोबल इंस्टीट्यूशन इस सवाल को नहीं पूछेगी जिस नेता को एजुकेटेड, नोबेल लॉरेट और ग्लोबल आइकन बताकर सत्ता में लाया गया। उसके कार्यकाल में पहले हिंदुओं को चिन्हित कर निशाना बनाया गया, फिर भारत समर्थक माने जाने वाले मीडिया हाउसेस और अब भारतीय दूतावास। हर तरफ आलक जगता भय और हिंसा है, लेकिन जवाब में सरकार देती है स्टेट मोर्निंग और सिंबॉलिक गेस्चर्स। अगर देखिए यही नेतृत्व है तो सवाल उठना लाजमी है, क्या बांग्लादेश में चुनाव होंगे और लोकतंत्र लौटेगा या फिर बांग्लादेश इन कट्टरपंथियों के हाथ गिरवी ही रहेगा? दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी ऐसे और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।